obviating the need for separate submission of same information. Government undertakings wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years, will be shared with other agencies as per the filer's choice. Vivad se Vishwas 1. Relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions. To realize a new range of opportunities, business models and employment potential, the labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems and healthcare applications. Lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds is a technology and innovation-driven emerging sector with high employment potential. These environment-friendly diamonds, which have optically and chemically the same properties, being facilitated by our digital public infrastructure, including Aadhaar, PM Jan Dhan Yojana, Video, KYC, India Stack and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. An entity DigiLocker will be set up for the use by MSMEs, large businesses and also charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online. शाह वरिष्ठ राज्य उपाध्यक्ष कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इस बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बेस के ऊपर जो खर्चा किया गया है उसका बेसिक रीज़न है कि जीएसटी में कलेक्शन 1,60,000 करोड़ रुपया हुआ है। ये 1,60,000 करोड़ रुपया जो है सामान्य नागरिक से जमा होता है और उसको जमा करने का काम व्यापारी और उद्योजक करते हैं। इस बजट में जो इनकम टैक्स में रिलीफ दिया है उससे यदि वो जीएसटी में कम करते तो सामान्य नागरिक को सही फ़ायदा होता था। इनकम टैक्स भरने वाले सिर्फ 2% लोग हैं, उनको आप बेनिफिट दे के जो है अपने देश का विकास नहीं हो सकता है। लेकिन जीएसटी के अंदर यदि वो रेट के अंदर प्रावधान कम करते तो उसके अंदर कॉमन मैन को उसके अंदर बेनिफिट मिलता था। हमने कई बार शासन के पास में कहा है कि आप जीएसटी के रेट 4 या 5 स्टेज के ऊपर रखते, उसको 2 स्टेज पे लाइए। वो 2 स्टेज के ऊपर लाने से सबका जो है जीएसटी रिटर्न भरने का और इसका बेनिफिट और उसका टाइम बचेगा और जो है उनकी कार्यशैली में उसका बेनिफिट होगा। शासन जो है उसको इस नज़र से नहीं देखता है, शासन सिर्फ अट्रैक्ट करने की नज़र से देखता है। इससे वो 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख की लिमिट दिखाती है। उससे ज़्यादा यदि जीएसटी के अंदर रेट कम करते तो ज़्यादा बेनिफिट था। तीसरी बात यह है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्चा करने वाले हैं वो 25 साल का प्लानिंग है। इसके अंदर व्यापारियों ने ये सोचना है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा उतनी कंपटीशन बढ़ने वाली है, तो व्यापारियों का मार्जिन कम होगा और व्यापारियों को इसके अंदर अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे उपलब्धियां बढ़ेगी और कंपटीशन बढ़ेगा। सर, डीजल और पेट्रोल को जीएसटी की धारा में नहीं लाया गया तो क्या कहेंगे इसको? इसकी बात तो है, हर सालों से हर लोग जो है हम हर साल से बोल रहे हैं, लेकिन डीजल और पेट्रोल को वो अपनी जो है जीएसटी की धारा में नहीं ला रहे। उसके वजह से उसका बेसिक रीज़न है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट भी उसके अंदर सहकार्य नहीं करता है। तो हमारा भी ये कहना है कि जैसा अभी सीएनजी के अंदर उन्होंने डिस्काउंट दिया, वैसा जीएसटी के अंदर यदि इसको लेके आते तो कॉमन मैन की महंगाई के ऊपर उसका इफेक्ट होता था और कॉमन मैन को उसका जो है एक जन सामान्य आदमी को उसका जो है बेनिफिट मिलता था। आपको पूरा नाम? मेरा नाम अजय शाह, मैं जिला अपना जो है राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स। और मेरे साथ हम अदेशपाल सिंह छाबड़ा, अध्यक्ष महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। केंद्रीय अर्थसंकल्प को शॉर्ट टर्म के हिसाब से आज देखने का समय नहीं है।
केंद्रीय अर्थसंकल्प आज जो बताया गया है और जो उन्होंने अपने स्पीच में भी दिया है कि ये आने वाले 25 साल का एक बेस बोल करके इसको आपके सामने सादर किया गया है। वो सही बात है कि हर सेगमेंट, हर स्टेक होल्डर ये देखेगा कि अपने को अपने बजट में से मिला क्या है। आम बेसिकली ये देखना चाहिए कि ये बजट के माध्यम से सभी स्तर की ओर से मार्केट में इंडिविजुअल को कैसा पैसा खर्चा करने को उसको मुभा मिलती है। आज ये केंद्र अर्थसंकल्प के माध्यम से बाज़ार में पैसा आना बहुत ज़रूरी है सर्कुलेशन के लिए, और सर्कुलेशन के लिए जब पैसा आना है तो ये जब सब स्तरों पे जब ये विस्तारित डेवलपमेंट होगा, जिसको इंक्लूसिव ग्रोथ इन रियल सेंस कहते हैं, और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इन्होंने कई ठोस कदम उठाए हैं, इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमेशा अपन सिर्फ शॉर्ट टर्म अगर देखें कि इनकम टैक्स का बेस क्या था, उसको कहाँ तक का रिवाइज़ किया है, वहाँ तक के एक टिप्पणी करना हम जरूर चाहेंगे। जो 5 लाख से 7 लाख की है, इन्होंने कम से कम उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए था। आज 8 लाख रुपये का जिसकी आमदनी है उसको EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जब उसको माना जाता है, ये तो एक हम बेसिक समझ के चल रहे थे कि ये रिवीजन 8 लाख तो बाय डिफ़ॉल्ट होनी है, नहीं ज़्यादा करते तो ये उस चीज़ को पैरेलल करता है कि EWS का बेस 8 लाख रुपया जब है तो आपको 8 लाख तक तो वैसी छूट देनी चाहिए थी। इसमें हो सकता है वो फिर विचार करके इसमें कुछ नया संकल्प करे वो, लेकिन ऐसा है ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ, यूथ पावर, ग्रीन ग्रोथ के हिसाब से और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी इन्होंने प्रावधान किए हैं, ये अपने लिए लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स हो गए हैं। इसी को हम पॉजिटिव समझ के इसको लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म को ना देखते हुए। अब हमको जिस हालात में अपनी GDP चल रही है, जिस हालात में इंटरनेशनल इकानमी चल रही है, फिर भी अपनी इकानमी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से भी आज अपन कम से कम 6.1 से 6.4 की अपनी GDP लाने की पूरी अपनी क्षमता है और वो पूरी होगी। सर, व्यापारियों को कितना लाभ मिलेगा इसमें और कितना नुकसान होगा? हर बंदे को लाभ मिलेगा। सिर्फ एक साइकिल होती है लाभ मिलने की। ये मत समझिए कि आज बजट आया और मुझे कल से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये एक साइकिल है और वही एक व्यापारी के लिए काम में हुआ, ऐसा बाकी और कुछ ज़्यादा फायदा व्यापारी के लिए नहीं हुआ। आपने बताया कि व्यापारियों को फायदा नहीं हुआ, तो फिर जनता का क्या फायदा रहेगा? बजट जो आया, जनता को अलग अलग योजना दी है, शेतकरी के लिए दिया है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे दिया है, उसका फायदा होगा। मैं औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ का महासचिव शिवशंकर स्वामी। इस बजट में हमको जो अपेक्षा थी गवर्नमेंट से कि जो MSME के लिए जो लोन दिया जाता है उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 5% के नीचे चाहिए था, वो उन्होंने सिर्फ 1% कम किया है, नंबर 1। नंबर 2, MSME का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बजट था उनका, ये 6,000 करोड़ से 6,00,000 करोड़ से 9,000 करोड़ किया है। वो 2026 तक उसकी लिमिट है, मगर आज तक व्यापारी जो है MSME के अंडर नहीं ले जाते हैं, उनको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। ऐसे जो 6,000 का 9,000 करने से व्यापारी का उसमें क्या हित है, उसका विस्तृत अभी जानकारी हमको अभी तक ये बजट में नहीं मिला है। सर, व्यापारी महासंघ संतुष्ट है कि जो बजट आया है? ओवरऑल बजट में ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर व्यापारिक क्षेत्र में अगर हम सोचेंगे तो उसमें कुछ योगदान हमको मिला नहीं है। बाकी आम जनता के लिए बजट तो ठीक है। शिवशंकर स्वामी, आदेश जी, औरंगाबाद जिले में। बाकी आ जाओ, व्यापारी गाड़ी सर, क्या कहेंगे आज जो बजट पेश हुआ है? आज का बजट जो है तो इलेक्शन वाला बजट बताया जा रहा है, और ये सभी आम नागरिक के लिए काफ़ी चीज़ें बताई गई है, लेकिन व्यापारियों के हित के हिसाब से उतना कुछ किया नहीं गया है। और जो बताया जा रहा है कि ग्रामीण में काफ़ी लोन दिए जाएंगे नए युवकों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए, लेकिन प्रत्यक्ष में बैंक जो है तो ग्रामीण के लोगों को जल्दी से लोन व्यापारियों को देती नहीं है। उनके लिए जो लीज प्रॉपर्टी नो बताते हैं बिना कोलैटरल का है, लेकिन प्रत्यक्ष में कोई बैंक करती नहीं है। इसके लिए
ज़बरदस्त कानून बना के इन्होंने बताना चाहिए या देना चाहिए, उसका प्रोविज़न ये बजट में हुआ नहीं, ये करना चाहिए, ये मैं बोलता हूँ। तारे सर, अभी 7 लाख की छूट दी गई है जनता को आईटी में, और जनता को तो कोई फायदा हो रहा नहीं, फिर 7 लाख का फायदा क्या होगा अब छूट? अब वैसा देखा जाए 5 लाख से 7 लाख बढ़ाया, अच्छा हुआ, लेकिन उतनी महंगाई इतनी बढ़ गई है तो वो 10 लाख होना चाहिए था। ऐसा आम जनता के लिए वो हितकारक रहता और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर इनकम टैक्स भरने के लिए प्रवृत्त होते। जो अपना इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो कम करना चाहिए और ज़्यादा संख्या नागरिक या लोग उसमें शामिल होने के हिसाब से करना चाहिए था, ऐसा हमें लगता आपका है। पूरा नाम बोलिए। जगन्नाथ वैजनाथराव काळे। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर मुंबई, इसका उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे ये बताते हुए निश्चित रूप से कुछ बातों के लिए समाधान है कि बजट में सर्वसामान्य लोगों के लिए जो 5 लाख से 7 लाख की राहत दी गई है इनकम टैक्स में, ये बात तो ठीक है, मगर हमने अगर ये देखा है कि महंगाई का परसेंटेज गत 4 वर्षों में लगभग 25 से 40% बढ़ गया है। हम सब जानते हैं हर एक महिलाओं का, गृहिणी का बजट घर का जिस तरीके से कोलैप्स हो रहा है, इसमें ये कोई बहुत बड़ी बेनिफिट होगी ऐसा लगता नहीं है। दूसरी मांग हमारी विशेष रूप से ये थी कि जीएसटी के राहत में हमें कुछ राहत चाहिए थी, जिसमें हमें नए रिटर्न्स दाखिल करने के लिए उन्होंने कुछ हमें आश्वासित किया था, जबकि हमारी चैम्बर के माध्यम से आदरणीय अर्थ मंत्री सीताराम मैडम से बात हुई, चर्चा हुई थी, और जब बजट के पूर्व इस बारे में हम लोगों का डेलीगेशन उन्हें मिला था, उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हम निश्चित रूप से जीएसटी पोर्टल में सुधार करके उसमें व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए पुनः से रिटर्न दाखिल करने के लिए कुछ राहत देंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ी डिमांड ये थी, ये हमारी पूरी हुई नहीं है। ये बात मैं आपको विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। सरकारी कर्मचारियों को जो पेंशनर होते हैं उनको क्या लाभ मिला इस बजट से? सरकारी कर्मचारियों को तो हर समय अच्छी बातें दी जाती है, क्योंकि दे आर द मेजर वोटर्स जो यूनाइटेड के रूप में शासन को मदद करते हैं और एक लॉबी के रूप में शासन के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए निश्चित रूप से उन्हें दिया जाता है। मगर जो आम जनता है, विशेष रूप से मैं जो 90% व्यवसायिक जो है, जिसे कह सकते हैं कि जो खुदरा व्यापारी रहता है, उससे हम पेंशन योजना की डिमांड की थी, उसके बारे में कहीं भी उल्लेख इस बजट में हुआ नहीं है। ये बहुत दुर्दैव की बात है। आपका पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम तनसुख जांबड़, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर मुंबई।